Hello friends, myself Amrik Singh Garewal, TGT Social Science, KVONGC Chandkheda. Today we are going to study chapter number 2, Geography class 8th, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. Now all these are resources. We have already discussed this in chapter number 1, that is resources. Now here two examples are given in your textbook. One mamba from Africa and one Peter from New Zealand. Now ये दोनों ही अलग अलग तरह से एक वाटर फैच करने के लिए जाता है, काफ़ी 2-3 घंटे उसको लगते हैं, पानी लेकर के आता है, इस तरह की हार्श क्लाइमेट कंडीशंस में रहता है अफ्रीका में। दूसरा न्यूजीलैंड में है जहाँ वूल प्रोसेसिंग का काम ज़्यादा होता है, शीप रेयरिंग होती है वहाँ। तो इनके दो एग्जांपल दे करके ये बताया गया कि डिफरेंस कितना होता है, क्वालिटी ऑफ लैंड और सॉइल पर डिपेंड करता है कि वो एरिया कैसा है, वाटर वहाँ है या नहीं है, नेचुरल वेजिटेशन वहाँ कैसी है, एनिमल्स कैसे हैं, एंड द यूसेज ऑफ लैंड टेक्नोलॉजी कैसी है। ये अवेलेबिलिटी इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि ये रिसोर्सेज वहाँ अवेलेबल है या नहीं, और अकॉर्डिंग टू दैट इट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वहाँ कैसी वेजिटेशन होगी, कैसे लोग होंगे, वहाँ किस तरह की सिस्टम होगा सब चीज़ों का, एनिमल्स, वेजिटेशन, है ना, और वाटर और लैंड सॉइल कैसी होगी, ये इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। अब लैंड जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। लैंड पर आते हैं हम। लैंड इज़ वेरी इम्पोर्टेंट रिसोर्स। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। क्यों? क्योंकि इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। टोटल हमारी जो अर्थ है उसमें वाटर ज़्यादा है 70% तक, और लैंड 30% ही है, ये आप जानते हैं। तो इतनी स्मॉल परसेंटेज में हम रहते हैं, ओनली 30% लैंड में। और द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड एंड क्लाइमेट। इस 30% लैंड के ऊपर भी वेरिड डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। मतलब इसमें भी किसी किसी जगह पर तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन, डेंस पॉपुलेशन है, और कहीं कहीं थिनली पॉपुलेशन है, और उसके भी रीज़न है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन के। कहीं रग टोपोग्राफी है, स्टीप स्लोप्स हैं, माउंटेन्स हैं, मतलब हार्श क्लाइमेट है। तो जहाँ हार्श क्लाइमेट है वहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है, और जहाँ प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये हम देखेंगे। डेजर्ट एरियाज़ हैं, थिकली फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, वो नॉर्मली स्पेयर्सली पॉपुलेटेड हैं। और प्लेन्स एंड रिवर्स हैं जहाँ वैलीज़ हैं, ईजिली लैंड अवेलेबल है, प्लेन एरियाज़ हैं, वहाँ सब तरह की फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। अब लैंड यूज़। अब लैंड का डिफरेंट वेज में हम यूज़ करते हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग के लिए, हाउसेस बिल्ड करने के लिए, रोड्स के लिए, है ना। हम कॉमनली इन सब चीज़ों के लिए लैंड का हम यूज़ करते हैं, आप लोग सब जानते हैं। और ये भी बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, सॉइल कैसा है, क्लाइमेट है, मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है कि हम उस लैंड को किस रूप में यूज़ करेंगे। कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं, जैसे पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी अच्छी है जहाँ, वहाँ भी लैंड यूज़ पैटर्न में डिफरेंस आ जाता है। और लैंड को हम क्लासीफाई करेंगे तो मेनली दो, ओनरशिप एंड प्राइवेट। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड, इस तरह से हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। प्राइवेट लैंड जो इंडिविजुअल्स खुद उनकी है, अपनी है, और कम्युनिटी लैंड जो है पूरी कम्युनिटी की है। तो ये दोनों कॉमनली प्रॉपर्टी के जो यूज़ हैं होते हैं। पीपल्स अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली वहाँ अवेलेबिलिटी कितनी है लैंड की, लिमिटेड है या ज़्यादा है, क्वालिटी ऑफ लैंड कैसी है, उस पर डिपेंड करता है, उस पर ज़्यादातर ये डिफ़र करता है। अब ये यहाँ पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है कि चेंज इन लैंड यूज़ पैटर्न ओवर टाइम। पहले एग्रीकल्चर का ज़्यादा होता था, स्पेसली पॉपुलेटेड हाउसेस थे, आप देख रहे हो। अभी देखिए नीचे वाले दोनों पिक्चर्स में बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेशन हो गई है, पक्का रोड्स हो गए हैं, पहले कच्चा रोड्स होते थे।
तो इस तरह से डिफरेंस आ गया है लैंड यूज़ पैटर्न में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। हम किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे लैंड रिसोर्स को। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं फर्स्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था कि लैंड यूज़ पैटर्न जो है, लैंड को हमें कोई भी रिसोर्स है उसको किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है, तभी हमारे लिए ये आगे चल कर के उपयोगी होगी और कमिंग जनरेशन्स के लिए भी। अब जितनी भी ये ग्रोइंग पॉपुलेशन हो रही है उसमें डिमांड हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा लैंड की, और डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हो रहे हैं, फॉरेस्ट कवर हट रहा है। पहले फॉरेस्ट हमारे इतने जंगल होते थे, अब कम होते जा रहे हैं। वो एग्रीकल्चर के लिए फॉरेस्ट को हम कट कर रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, और इन सब चीज़ों के लिए हम फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं। तो एफॉरेस्टेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। एफॉरेस्टेशन मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएं, केमिकल पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स का कम से कम यूज़ करें, ओवर ग्रेजिंग कम करें, बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग होती है। तो इन सब चीज़ों से हम हमारी लैंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब सॉइल जो है, सॉइल किसे कहते हैं? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनली सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। सॉइल ऊपर की सतह को कहते हैं, जहाँ हमारी क्रॉप्स ज़्यादातर इसी सॉइल में होती हैं। ये बिल्कुल लैंड के ऊपर है। लैंड फॉर्म इसी से डिटरमाइन होता है कि सॉइल कैसी है वहाँ की। वो ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से या वेदर्ड रॉक से, इससे सॉइल बनी हुई होती है। ये वेदरिंग से और मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर से सॉइल फर्टाइल होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड सिंपली डिफाइंड है, मास मूवमेंट ऑफ रॉक है, इनसे लैंडस्लाइड्स होती हैं। कंजक्शन और अर्थक्वेक्स होते हैं, फ्लड्स आते हैं, वॉल्केनोज आती हैं, इनसे लैंडस्लाइड्स होती हैं। कुछ केस स्टडीज़ इसमें दी गई है, इसमें ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं जाना है इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सॉइल का ये पैटर्न देख लीजिए, किस तरह से प्रोफाइल बनी हुई है सॉइल की। टॉप सॉइल है, फिर उसके नीचे सब सॉइल आती है, फिर येलो कलर में वेदर्ड रॉक मटेरियल है, और नीचे पेरेंटल रॉक है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं सॉइल को इस तरह से फॉर्म होने में, इसलिए हमें इसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। कुछ फैक्टर्स हैं, सॉइल फॉर्म कैसे होती है, इसका रीज़न क्या है, तो कुछ फैक्टर्स काम करते हैं उसमें। सॉइल फॉर्मेशन में मेजर फैक्टर्स नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, जैसे पेरेंट रॉक है, और क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं इसमें। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स भी हैं, जैसे टोपोग्राफी है, वहाँ की ऑर्गेनिक मटेरियल है, टाइम है कंपोजिशन के लिए, कितना मिलता है सॉइल को फॉर्म होने में। तो ये एक ग्राफ से बताया गया है सॉइल में फ्लोरा फोना, रिलीफ वहाँ की कैसी है, पेरेंट रॉक है, क्लाइमेट है, टाइम है, इसकी ये सब चीज़ें फैक्टर्स हैं। इसके अकॉर्डिंगली सॉइल जो है चेंज होती रहती है, सॉइल फॉर्म होती है सॉइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब किस तरह से डिग्रेड होने से हम सॉइल को बचा सकते हैं, इसको भी हमें कंजर्व करना है। सॉइल पे इतने क्रॉप्स होते हैं, सॉइल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। सॉइल का इरोजन होता है मेनली, यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचुरल फैक्टर्स दोनों ही इसमें डिपेंड करते हैं, इसको इरेड करने में, डिग्रेड करने में सॉइल को। तो सबसे ज़्यादा है डिफोरेस्टेशन जो हम कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हम करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं क्रॉप्स में ना, रेन भी वॉश कर देती है, लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स भी आते हैं, इससे टॉप सॉइल जो रिमूव हो जाती है। कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम इनको बचा सकते हैं सॉइल को, जैसे मल्चिंग है, कंटूर बैरियर्स है, रॉक डैम है। ये नीचे पिक्चर में आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा इसमें क्या, टेरेस फार्मिंग यहाँ है, टेरेसेस पर फार्मिंग की जाती है। कंटूर प्लॉइंग, कंटूर्स के रूप में प्लॉइंग की जाएगी, तो इससे क्या होगा, सॉइल डिग्रेड नहीं होगी, वॉश अवे नहीं होगी टॉप सॉइल। शेल्टर बेड से इस तरह से एक ही लाइन में सभी ये आप देख रहे हो ट्रीज़ लगाए गए हैं। इंटरक्रॉपिंग, एक दूसरे क्रॉप्स में उगाना, कंटूर प्लॉइंग, तो इन सब चीज़ों से हम सॉइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसको एक्टिविटी से भी यहाँ बताया गया है। अब नेक्स्ट वाटर है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, आपको बताया था मैंने, तो ये रीन्यूएबल है। लेकिन 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से, वाटर प्लैनेट के नाम से भी हमारी अर्थ को जाना गया है। लेकिन सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि फ्रेश वाटर जो है हमें सिर्फ 2.7% ही है इस अर्थ पे, और उसमें से भी 70% जो वाटर है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के रूप में है।
तो इसमें भी 2.7% में भी 70% वाटर तो इसमें चला गया। अब नेक्स्ट ओनली 1% वाटर है जो फ्रेश वाटर है, जो अवेलेबल है हमारे लिए पीने के लिए, वो फिट है फॉर ह्यूमन यूज़। तो वो ग्राउंड वाटर के रूप में है, सरफेस वाटर रिवर्स और लेक्स के रूप में है, और वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर उस रूप में है। इसलिए जो फ्रेश वाटर है बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वाटर को बचाना बहुत ज़रूरी है, उसका सही यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और बहुत ही आवश्यक है। तो वाटर साइकिल भी आपने देखा, वाटर साइकिल से भी ये वाटर रन ऑफ और ये सारी चीज़ें उसी में, वहीं वाटर साइकिल ही लैंड टू एयर, एयर टू फिर नीचे लैंड में आता है वाटर। तो इस तरह से ये साइकिल होता रहता है प्रेसिपिटेशन के रूप में। इवेपोरेट होकर वाटर ऊपर चला जाता है, वहाँ से रेन के रूप में नीचे आता है। तो ये वाटर साइकिल मेंटेन होता है और ये बहुत ही ज़रूरी है वाटर साइकिल मेंटेन होना भी। इस एक्टिविटी में ये बताया गया आपको हम वाटर किस तरह से यूज़ करते हैं, नहाने के लिए, कुकिंग के लिए, बेदिंग के लिए, फ्लशिंग के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाटर हमारे लिए इन सब चीज़ों के लिए। अब वाटर की अवेलेबिलिटी में भी प्रॉब्लम है, अवेलेबल हर जगह नहीं है पानी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हर जगह वाटर अवेलेबल नहीं है। अफ्रीका जैसे देश में देखिए आप, बहुत प्रॉब्लम है। यूएसए, मैक्सिको, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ वाटर ईजिली अवेलेबल नहीं है। इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द वाटर एंड यूज़ इट नाइसली, ये बहुत ही ज़रूरी है। एडुकेट वाटर सोर्सेज है वो मेजर प्रॉब्लम है आज वर्ल्ड की, कि क्लीन एंड फ्रेश वाटर पूरे वर्ल्ड में बहुत कम होता जा रहा है। इसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे इस वाटर को कंजर्व करने के लिए। हालांकि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन फिर भी इसको अगर हम बहुत ज़्यादा पोल्यूट करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे, तो ये अनफिट हो जाएगा ड्रिंकिंग के लिए। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। इट इज़ ए थ्रेटनिंग, अलार्मिंग है। सीवेज से, एग्रीकल्चर केमिकल से, इंडस्ट्रियल का इन्फ्लुएंस से ये सारे हम वाटर बॉडीज़ को ख़राब करते जा रहे हैं, पोल्यूट करते जा रहे हैं, मेटल्स को इतना छोड़ते जा रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों पर रोक लगाएं। केमिकल्स वाटर के अंदर हम छोड़ते जा रहे हैं, तो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करना बहुत बड़ी एक समस्या है आज की डेट में। फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन है वो भी हम देख रहे हैं, सरफेस रन ऑफ हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स आजकल स्टार्ट हो गए हैं रन ऑफ को रोकने के लिए। कैनाल्स हैं वो इरीगेट करने के लिए, मिनिमम यूज़ उनका हम करें। इरीगेशन के लिए कि हम सीपेज ना हो, स्प्रिंकलर्स का यूज़ करें। वाटर लॉसेस का चेक करें सीपेज के थ्रू, इवेपोरेट ना हो ज़्यादा से ज़्यादा। ड्रायर रीजन्स में हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन ना हो, ड्रिप सिस्टम यूज़ करें हम, है ना, ट्रिकल इरीगेशन का यूज़ करें। तो इस तरह से हम अवेयर होकर के वाटर को कंजर्व करें, क्योंकि इरिगेशन के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए कम से कम वाटर का यूज़ करें और उसको पोल्यूट भी नहीं करें। नेक्स्ट इसमें नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है। अब नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट ओनली इन द नैरो चेन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर। तो ये जो नैरो चेन ऑफ अर्थ है, लिथोस्फीयर जो हमारी अर्थ है, हाइड्रोस्फीयर वाटर है, एंड एटमोस्फीयर एयर में, इन तीनों का जो कॉन्टैक्ट जोन है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। और इसी बायोस्फीयर में जो लिविंग बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, इंटरलेटेड हैं। इनकी जो इंटरडिपेंडेंसी है ईच अदर के ऊपर सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए, इसे ही लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम कहते हैं, जिसे इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो बायोस्फीयर में जो सभी एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, इंटरलेटेड हैं बायोस्फीयर में, और लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसे इकोसिस्टम के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कुछ इसेंशियल ग्रोइंग क्रॉप्स हैं, शेल्टर बेल्ट्स हैं, ये सब हम कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, लेटेस्ट हैं, कितनी चीज़ें हमें मिलती हैं फॉरेस्ट से। अब वाइल्ड लाइफ में हमारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स हैं। एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स हैं, इतने तरह के एनिमल्स हैं। बीज हैं जो हमें हनी प्रोवाइड करती हैं पॉलिनेशन के माध्यम से। बहुत सारे डीकम्पोजर्स हैं जो इकोसिस्टम को सही करने में, बैलेंस करने में काम आते हैं। बीड्स हैं
तो बर्ड्स हैं वो डिकम्पोजर्स के रूप में काम आती हैं, वल्चर हैं वो सबसे बड़ी डिकम्पोजर है। तो इसलिए एनिमल्स चाहे बिग हो या स्मॉल हो, वो सभी इकोसिस्टम को बैलेंस करने में, उनका मेंटेन करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने इंपॉर्टेंट हमारे फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे ये सभी बर्ड्स एंड एनिमल्स भी हैं बैलेंस करने के लिए हमारे इन्वायरमेंट को। अब डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरल वेजिटेशन का भी एक जैसा नहीं है सब जगह। ये टेम्परेचर और मॉइस्चर पर डिपेंड करता है कि वहाँ की वेजिटेशन कैसी होगी। मेजर वेजिटेशन टाइप जो है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, श्रब और टुंड्रा के रूप में डिवाइड की गई है। यहाँ बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है, जो ट्रीज़ होते हैं, है ना, विद अबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर होता है और मॉइस्चर ज़्यादा होता है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि वहाँ थॉर्नी श्रब्स होंगे, मॉडरेट रेनफॉल होगी, यहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगी तो ग्रीन फॉरेस्ट होंगे, वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ के किस तरह से। अब यहाँ श्रब्स ग्रो करेंगे वहाँ ड्राई एरियाज़ में जहाँ लो रेनफॉल होगी, रेनफॉल कम है तो ड्राई एरियाज़ होंगे, डीप रूट्स होंगे उनके वहाँ। तो आज की डेट में मोर पीपल इन द वर्ल्ड दैन देयर वर 2 centuries बैक। आजकल बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया हमारी अर्थ के ऊपर, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, और इन सब को फीड करने के लिए ग्रोइंग मेंबर्स को कि हम क्रॉप्स ज़्यादा से ज़्यादा उगा रहे हैं, फॉरेस्ट कवर को ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव करते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों पर हमें कंट्रोल करना होगा। तो किस तरह से हम नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, किस तरह से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इस वाइल्ड लाइफ को, किस तरह से हम इस इकोसिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। ह्यूज इंटरफेरेंस है यहाँ नेचुरल वेजिटेशन के साथ, डिफोरेस्टेशन है उसको हमें रोकना पड़ेगा, सॉइल इरोजन है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उन पर रोक लगानी पड़ेगी, फॉरेस्ट में फायर्स होते हैं, सुनामी आती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, इन सब को हमें देखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों से हम देख रहे हैं कि हमारे जो नेचुरल वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है इसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। हमें इन सब को रोकना होगा। स्किन्स बेचने के लिए एनिमल्स पोचिंग होती है ना, इलीगल ट्रेड होती है, टीथ, हॉर्न, नेल्स, फेदर्स बेचने के लिए एनिमल्स के। तो ये इन सब पर हमें रोक लगानी होगी, कोई ठोस कानून बनाना होगा, तभी ऐसा होगा। अवेयरनेस ज़रूरी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हैं। यहाँ एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। यहाँ कोई भी नहीं जा सकता है, इनको मार नहीं सकता है, इनकी पोचिंग नहीं हो सकती है। ये नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। एक बहुत अच्छा कदम है जिससे कि बैलेंस बनाया जा सकता है एनवायरनमेंट में। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरेस्ट वन महोत्सव में जैसे अवेयरनेस होती है कि भाई हमें इनसे क्या क्या फ़ायदा है, हमें इनको कट नहीं करना है, बचा करके रखना है, एनिमल्स को नहीं मारना है, किलिंग बर्ड्स एंड एनिमल्स शुड बी ए क्राइम, ऐसे कानून भी बने हुए हैं लेकिन फिर भी हम नहीं मान रहे हैं। इंटरनेशनल कानून भी ऐसे बने हुए हैं। तो इस लेसन में हमने कुछ चीज़ों पर ध्यान दिया कि लैंड है, लैंड यूज़ पैटर्न कैसा है, किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं हमारी लैंड को, सॉइल कैसे फॉर्म में होती है और सॉइल के टाइप्स कैसे हैं, सॉइल डिग्रेडेशन का रीज़न क्या है ना, वाटर कितना इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स है उसको हम कैसे बचा सकते हैं, फ्रेश वाटर हमारे पास बहुत कम है उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इसको ओवर यूज़ नहीं करना, पोल्यूट नहीं करना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस लेसन में ये एक्सरसाइज आपको करनी है। और ये सब फर्स्ट लेसन से ही कनेक्टेड है, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। थैंक यू।